गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट। हम नए यूनिट का स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। हमारी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 है। अकॉर्डिंग टू योर प्रदीप बुक इट्स यूनिट 5th। बेटे 3-4 लेक्चर्स 3-4 वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। फाइनल एग्जाम में 2-3 नंबर की ये मैक्सिमम आती है, तो प्रॉपर्टीज आती है मोस्टली इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें से भी अब की बार हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो डिलीटेड सिलेबस है, उसके अंदर हाफ चैप्टर ये डिलीट भी कर दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह नहीं है, सिर्फ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ही पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वो वेव्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? वो वेव्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स भी होते हैं। और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग मीन्स जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे। तो इसकी डेफिनेशंस, दैट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट वेव्स, वो वेव्स होती हैं which contains both components of those wave which contains both components of electric field and magnetic field. Components of electric field and magnetic field vectors. क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो वेव्स जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड के भी कंपोनेंट हो, उन वेव्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। ठीक है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे हैं? ऑसिलेटिंग है। दोनों फील्ड कैसे हैं? ऑसिलेटिंग फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट्स बना के, इनमें से ये पॉइंट्स ही आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है वो क्या होते हैं? बोथ आर ऑसिलेट, बोथ आर ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग मीन्स विच चेंजेस विद टाइम। ऑसिलेटिंग का मीनिंग क्या है? विच चेंजेस विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी, ये ऑसिलेट करेंगे। ऑसिलेट का मीनिंग क्या है बेटे? ये क्या होंगे? कंटिन्यूअसली चेंज होंगे। दे बोथ चेंजेस विद टाइम। फिर इसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड्स? इन फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटे, ये होते कैसे हैं? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर, समझाएंगे इसको, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ, they are also perpendicular to direction of propagation of wave, perpendicular to direction of propagation of wave। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये वेव जिधर जा रही है उस दोनों से भी परपेंडिकुलर होंगे। मींस वेव अगर एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई और जेड में होंगे, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये वेव प्रोपोगेशन के भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। फिर इसके बाद ये किस टाइप की वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स तो है ही भाई, क्योंकि मूव कर रही हैं। फिर मैकेनिकल भी दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बेटी इस पॉइंट को, ठीक है, इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा भाई इलेक्ट्रिक, हाँ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Electromagnetic waves are of transverse nature। पहले तो लिखो मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, या ट्रांसवर्सिबिलिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किस नेचर में होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर में होती हैं। ट्रांसवर्स नेचर के अंदर इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि बेटे आपको दिखाई दे रहा है, ओके। ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग क्या होता है बेटे, देखो ये पहले तो क्या है, मैकेनिकल वेव्स, कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स पहले तो मैकेनिकल ही लिख लो, आर मैकेनिकल वेव्स, दे आर मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, बिकॉज दे कैन ट्रेवल। जो वेव ट्रेवल करे वो कौन सी होती है, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, जो वेव ट्रेवल करती हैं दे आर मैकेनिकल वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे आर मूविंग, ये मूव कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये मूव कर रही हैं। क्लियर है? पहले तो बेटे इतने टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लो, पहले कर लिया भाई नोट। तो लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं क्योंकि ये मूव करती हैं। अब देखो मैकेनिकल वेव्स जो दो टाइप की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर की होती है, मैकेनिकल वेव्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, दे आर ऑफ
ट्रांसवर्स नेचर। मैकेनिकल में दो टाइप, उनमें से एक टाइप कौन सा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू क्लास 11? जिसके अंदर बेटे वेव प्रोपोगेशन से फील्ड जो है परपेंडिकुलर जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव के क्या है, मींस वेव जिधर जा रही है उससे क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो पैरेलल होते हैं वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और जो परपेंडिकुलर होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स नेचर की वेव है, ठीक है बेटे। देखो हमने इसी के बारे में पढ़ना है। अगर हम इनके अंदर थोड़ा और स्टडी करना चाहें, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मींस इसके एक्सपेरिमेंट किस एक्सपेरिमेंट से मिली है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ी नॉलेज बेटे बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी डिस्कवरी सबसे पहले हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी डियर स्टूडेंट्स, हर्ट्ज ने की थी, ठीक है। हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर क्या था, ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स थे। हर्ट्ज ने शुरुआत की थी, उसके अंदर क्या था, ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल थे। ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स थे मींस चार्ज पार्टिकल ओसिलेट कर रहे थे, टाइम के साथ चेंज हो रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनना ही था, ठीक है। तो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थे। ये बेटे जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यहाँ पर एक कोई वेव बनी थी, ठीक है, और उस वेव के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था। उस वेव के कारण क्या हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारे पुराने जो कैमरे होते थे उनमें नोटिस किया होगा आपने, रील होती थी बेटे, ठीक है। पुराने कैमरे में, अब तो मेमोरी कार्ड वगैरह आते हैं, वहाँ पर रील होती थी। वो रील खराब हो गई थी, वो रील क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो बाद में हर्ट्ज ने दोबारा एक्सपेरिमेंट को किया, तब ये पता लगा था कि ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण वो रील खराब हुई। एक मिनट बेटे। तो बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, जो रील थी, फोटोग्राफिक रील थी, फिल्म थी, वो खराब हो गई थी। इसी के अंदर मार्कोनी और इंडियन साइंटिस्ट बोस, जेसी बोस, ठीक है, मार्कोनी और जेसी बोस को इसके लिए थोड़ी ही इन्होंने भी कुछ इसके लिए कंट्रीब्यूट किया था, और नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जेसी बोस को। मार्कोनी ने कौन सी वेव्स यूज की थी, 7 टाइप्स की जो वेव्स होती हैं बेटे, उनमें से एक टाइप की यूज की थी। यही 7 टाइप्स की वेव्स हमें पढ़नी है इसमें। मार्कोनी आपको भी पता है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, तो इन्होंने रेडियो वेव्स यूज की थी। रेडियो वेव्स की एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना बेटे, इसके अंदर लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, लार्जेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। लार्जेस्ट वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है गामा रेज बेटे। गामा रेज के अंदर क्या होता है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे पहले मार्कोनी ने यूज की थी
यूज तो वैसे भी होती थी, बट प्रैक्टिकली जो किसी यूजफुल यूज के लिए रेडियो वेव्स मार्कोनी ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया था। ठीक है, तो इसको एक बार आप बेटे अपनी बुक से पढ़ लो, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, कहाँ से किससे क्या हुआ था, ये इतना इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं नेचर कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा है, क्या इसकी इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले जो अब हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर हमें कैलकुलेट करना है, किस नेचर में ये होती हैं, क्या इसकी इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले लेट द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स एक्सिस, लेट द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी आई से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेलोसिटी वी आई। बेटे क्लास 11th वेक्टर्स का थोड़ा यहाँ पर यूज रहेगा। वेलोसिटी आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारी वेलोसिटी होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिलेशनशिप है ई क्रॉस बी के इक्वल। इसका डेरिवेशन नहीं है बट आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। डेरिवेशन है मींस सिलेबस में नहीं है। वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे अब देखो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो इनकी भी कुछ डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई कब आएगा? जब बेटे यहाँ पर जे क्रॉस के होगा। जब क्या होगा? जे क्रॉस के होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड और जे को। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई हमारा वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, क्योंकि जे आया हुआ है। क्लियर हो गया? इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन के प्लस जेड एक्सिस की तरफ। ये किधर रहेगा डियर स्टूडेंट्स? प्लस जेड एक्सिस की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते इसमें चलेंगे। एक न्यूमेरिकल भी करेंगे बेटे, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये स्टूडेंट्स ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जो एक्चुअल में इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ये होती है। हम बार बार ले रहे थे लास्ट चैप्टर में, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम। बट अगर आपको थोड़ा भी ध्यान है बेटे तो जो हम क्लास एक्चुअल में जो इक्वेशन है हमारी वो कौन सी होती है? इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर इसको अगर हम जनरल जो इक्वेशन थी उससे कंपेयर करें, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो थी हमारी y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन
kx प्लस kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये देखो, इससे कंपेयर, ये इक्वेशन क्लास 11th में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए आई थी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव आई थी। सेम यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, ये क्या थी यहाँ पर, ये हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और क्या कहते हैं बेटे, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये x किसके लिए है बेटे, x देखो जिधर वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। x किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है कि वेव किधर जा रही है। अगर ये वेव y एक्सिस में जा रही होती तो यहाँ पर ky लिखते हम। अगर ये वेव z डायरेक्शन में जा रही होती तो इसको हम kz लिखते। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ वेव। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो डियर स्टूडेंट्स। कर लिया ना। अब देखो k क्या होता है, k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सभी वैल्यूज में लिखवा देता हूं, न्यूमेरिकल करेंगे उसमें, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां से k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, k क्या है हमारा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। k किसके इक्वल होगा, k विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल। k किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। लैम्डा किसके इक्वल है, वेवलेंथ के इक्वल है। k भी हमने लिखा, x भी लिखा। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय t के इक्वल। ओमेगा 2 पाई बाय t, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। या हम इसमें लिख सकते हैं 1 बाई टी किसके इक्वल है, 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो 2 पाई बाई न्यू के इक्वल, 2 पाई बाई न्यू के इक्वल हो जाएगा, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी। एक मिनट बेटे, ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी रहेगी। अच्छा भाई, ई नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनाओ आप। बनाओ भाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बेटे मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब आप इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन रहेगी बेटे B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, वही k क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, x इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, t टाइम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी t टाइम, फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। क्या ये हमेशा माइनस रहेगा स्टूडेंट्स, क्या ये माइनस रहेगा, ये माइनस नहीं, ये प्लस भी हो सकता है अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो ये प्लस होगा, अगर वेव माइनस एक्स एक्सिस में जा रही है, देखो एक्स एक्सिस की बात करें इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेव है। ठीक है, पहले तो इसको नोट करो एक बार, स्क्रीनशॉट लो।
चलो अब देखो, इफ वेव इज प्रोपोगेटिंग इन माइनस एक्स एक्सिस, अगर जो वेव है वो प्रोपोगेट हो रही है, प्रोपोगेटिंग इन माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस में अगर वो जा रही है, तो माइनस एक्स एक्सिस में जा रही है तो v इज इक्वल टू माइनस वी के वेक्टर। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको, सॉरी माइनस वी एक्स एक्सिस आई, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, माइनस एक्स एक्सिस में है। तो यहां पर बेटे जो हमारा है माइनस आई, ये किससे बनेगा, v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू ई क्रॉस बी के इक्वल होता है, तो माइनस आई आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए हमारा, माइनस आई आना चाहिए। माइनस आई कब आएगा, जब माइनस आई आएगा बेटे के क्रॉस जे से, किससे आएगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे से माइनस आई आएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इसको तो आपने नोट कर लिया था, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। v, अच्छा ये भी मिटेगा बेटे, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन इससे, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटे के एक्सिस, मींस के जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन जेड एक्सिस, क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड की इज इन वाई एक्सिस। तो अब जो इक्वेशन बनेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, ई नॉट साइन, ओके, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, दिस वाज द जनरल इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अब किस डायरेक्शन में है बेटे, जेड डायरेक्शन में। अब इसको क्या लिखेंगे, जेड, जो पहले था उसको आप लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, जेड एक्सिस में, और माइनस है तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, प्लस आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या बनेगी, सेम वही रहेगी, बी, सॉरी बी का कहाँ है, वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर हो गया। देखो माइनस किया है, माइनस किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जे में जाएगा, जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में। और जैसे ही माइनस एक्स एक्सिस में जाएंगे, यहाँ जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जेड एक्सिस में बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन किस में बनेगी, वाई एक्सिस में। इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ बेटे, अब आपको इक्वेशन बनानी है खुद से। वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड एक्सिस, इक्वेशन बनाओ, वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, वेव इज प्रोपोगेटिंग प्रोपोगेटिंग इन जेड एक्सिस, वेव जेड एक्सिस में जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वेशन बनाओ बेटे, चलो मैं बता भी देता हूँ। वेलोसिटी हो जाएगी v के, प्लस जेड एक्सिस में जा रही है तो यहाँ से v किसके इक्वल होता है, e क्रॉस b के इक्वल होता है। ये k कब आएगा, जब i क्रॉस j हो, i क्रॉस j किसके इक्वल होगा, k के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इज इन y एक्सिस, क्योंकि
जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, यहाँ पर Ex इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी के एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर प्लस या माइनस, बेटे अगर आपका एक्सिस वेव प्रोपोगेशन का एक्सिस पॉजिटिव है तो यहाँ पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, और यहाँ पर के एक्स, अब हमारी वेव किधर जा रही है, जेड एक्सिस में, तो ये क्या हो जाएगा के जेड ओमेगा एक्स, सॉरी ओमेगा एक्स। ये भी बेटे के एक्स प्लस ओमेगा टी, सॉरी के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये इस तरह से बनेगी के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, वाई एक्सिस में बी नोट साइन, वाई एक्सिस की जब बात करेंगे तो इक्वेशन तो यही बनेगी के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटे अच्छी तरह से, ठीक है। फिर हम दो तीन डेरिवेशन भी हैं हमारे, डेरिवेशन नहीं बेटे, दो तीन रिलेशनशिप हैं। वो रिलेशनशिप, ये इक्वेशन समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है बेटे, न्यूमेरिकल दो तीन, बस इसी यही न्यूमेरिकल है। और मोस्टली आज तक तो देखो एग्जाम में कोई ऐसा देखा नहीं है, फिर भी आ जाए, ठीक है। तो करते हैं इसको। हाँ तो बेटे हम बात कर रहे थे दो तीन रिलेशनशिप की। सभी वेव्स जो हैं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ही स्पीड से ट्रेवल करती हैं। एक पॉइंट ये भी आप नोट कर सकते हो, बाकी जब प्रॉपर्टी करेंगे उस टाइम पे भी ये आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे उस टाइम पे भी ये टॉपिक रहेगा। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद सेम स्पीड, सारे की सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं स्टूडेंट्स। कौन सी सेम स्पीड होगी, विद द स्पीड ऑफ लाइट। किस स्पीड से ट्रेवल करेंगी वो, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इनके बीच में रिलेशनशिप है। इनके बीच में रिलेशनशिप जो रहेगी बेटे 1/√μ नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ई नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। जब ये दोनों वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, अंडररूट करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दूसरा बेटे रिलेशनशिप बिटवीन speed of light is E naught by B naught, electric field by magnetic field। स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। थर्ड जो रिलेशनशिप इसके अंदर है स्टूडेंट्स, वो हमें करनी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा बाई के इक्वल, किसके इक्वल होगी, ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के क्या है, अभी हमने लिखा था प्रोपोगेशन कांस्टेंट, दिस इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। वैल्यू पुट करो, c इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई
तो बेटे वहाँ पर हम एक बार 2 पाई बाई न्यू करते हैं। 2 पाई न्यू एक मिस्टेक हो गई बेटे। आप देखो 2 पाई बाई टी लिखा था हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 1/t जो है न्यू के इक्वल होता है, तो वहाँ पर आप 2 पाई बाई न्यू लिखो ओमेगा की जगह पर। सॉरी बेटे 2 पाई इंटू न्यू लिखो, वहाँ पर 2 पाई बाई न्यू लिख दिया था, 2 पाई बाई न्यू लिख दिया था, तो उसको ठीक करना है यहाँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, 2 पाई लैम्डा के इक्वल, 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। ये 3 रिलेशनशिप हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, हम इनका यूज भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखो इनको नोट करो पहले, करें भाई न्यूमेरिकल, चलो देखो बेटे 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर और लगेंगे इसमें, तो बहुत इजी यूनिट है, छोटी ही यूनिट है, अपना साथ ही साथ रिवाइज करो। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है बेटे, वो न्यूमेरिकल दे रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर दी है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन electromagnetic wave is given by, electromagnetic wave is given by y एक्सिस में दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है बेटे, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट जो इसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ, what is the wavelength and frequency of wave, wavelength and frequency of wave। नेक्स्ट हमें इसमें कैलकुलेट करना है, what is the speed of wave, what is the speed of wave। डी पार्ट जो इसमें कैलकुलेट करना है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ write the expression of electric field, expression of electric field। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। आपको ये 4 इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, तो एक बार सेल्फ ट्राई करो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके सेल्फ ट्राई करो बेटे। देखो बेटे यहाँ पर प्लस आया है, तो क्या बताया था, यहाँ पर प्लस आएगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा या नहीं होगा, मीन्स प्रोपोगेशन ऑफ वेव, फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट का आंसर है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव को। अगर माइनस होता तो प्लस एक्स में जाती, और प्लस है तो किस में जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस में। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटी है वो भी लिख लो, बी पार्ट हमें करना है। जो गिवन क्वांटिटी है बी नोट की वैल्यू कितनी है, बी नोट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। बी नोट किसके इक्वल है,
2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला के इक्वल है। ये क्या था, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10⁻3, 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ये क्या है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बेटे मीटर पर मीटर होती है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये पर मीटर होगी, और ओमेगा की क्या होगी रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो हमें सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, और वेव प्रोपोगेशन, पहले तो के की वैल्यू देखो, सभी हम कैलकुलेट करते हैं। बी पार्ट के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, था या नहीं था, 2 पाई बाई लैम्डा। तो अभी रिलेशन बताया था आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाई के इक्वल। तो यहां से जब हम वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 2 पाई बाई के कितना है, के की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10⁻3। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। क्लियर है। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 2 6 2 8 बाई 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻² मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला था, ओमेगा गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। तो न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई के इक्वल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आपकी किस में आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट क्या होगी हर्ट्ज। ये इतने हर्ट्ज के इक्वल आएगा। फिर नेक्स्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। वेव की स्पीड वेव की स्पीड का क्या फार्मूला था, c इज इक्वल टू ओमेगा बाई के फार्मूला था या नहीं था, नोट कर लेना बेटे रिमाइंड करके, मैंने तो मिटा दिया। जो c पार्ट जो है हमारा, c किसके इक्वल होगा, ओमेगा बाई के इक्वल। स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड निकालनी, c इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू ये रही 0.5 इंटू 10⁻3। और स्पीड निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकंड। बेटे यूनिट बड़े ध्यान से, मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल कर लेते हैं आपके एग्जाम में जो आते हैं, बट यूनिट लगाते हुए गलती कर देते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, आपने सपोज 2 बार यूनिट नहीं लगाई तो आपका 1 नंबर तो वैसे ही चला जाएगा, चाहे बेशक से ठीक कर रखा हो आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर बेटे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है। तो डी पार्ट को हम क्या लिखेंगे, देखो इक्वेशन डी पार्ट जो है हमारा, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जो हमें लिखनी है उसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स,
C इज इक्वल टू E इंटू बी होता है E नोट बाई बी नोट। ओके, तो हमें किसकी इक्वेशन लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। E नोट किसके इक्वल हो जाएगा, C इंटू बी नोट के इक्वल। तो E नोट इज इक्वल टू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ 8, बी नोट की वैल्यू कितनी होगी, बी नोट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 10⁻+1, तो 60 लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, यही होती है ना यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम। तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर ये वाई एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, वेव एक्स एक्सिस में है, प्लस का साइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा हमारा, जेड एक्सिस में रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, जेड एक्सिस में रहेगा। ये क्या आएगी, यहाँ पर E नोट साइन के एक्स 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। फेज डिफरेंस इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था बेटे। क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। बेटे इसको ध्यान से करना, छोटा सा चैप्टर है, 2 नंबर का आता है, साथ के साथ रिवाइज करो।